नमस्ते मेरे भाई और बहनों। इस साल हम भारत की आज़ादी का 74वां जश्न मना रहे हैं। 74 साल हो गए इस देश को आज़ाद होते हुए। इन 74 सालों में हमने बहुत कुछ देखा। कुछ चीज़ें हम कभी भुला नहीं पाते और कुछ चीज़ें हम चाहकर भी भुला नहीं सकते। ऐसी कुछ चीज़ें हमारे मन में एक अपनी जगह बना लेती है और कोई उनका थोड़ा सा भी जिक्र करे कि तुरंत एक कहानी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। ऐसी एक कहानी है, कहानी भारत के विभाजन की, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इतिहास का वो दर्दनाक लम्हा जिसे हम करोड़ों हिंदुस्तानी चाहकर भी भुला नहीं पाते। अगर पार्टीशन ना होता तो शायद हमें 26/11 और पार्लियामेंट अटैक जैसे दर्दनाक आतंकी हमले से गुजरना नहीं पड़ता। पार्टीशन ना होता तो सैकड़ों जवानों की जान नहीं जाती। अगर पार्टीशन ना होता तो शायद हमारा देश दुनिया का सुपर पावर होता। पार्टीशन ना होता तो ये होता, पार्टीशन ना होता तो वो होता, ऐसा हम अक्सर कहते रहते हैं। लेकिन हमने क्या ये जाना कि पार्टीशन के पीछे असली वजह क्या थी? किसका हाथ था पार्टीशन के पीछे? माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू? इस कहानी के कई पहलू हैं। अब में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि पार्टीशन का जन्म ब्रिटिश इंडिया छोड़ते वक्त हुआ था, यानी कि 1947 में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टीशन की असली कहानी शुरू होती है 19वीं सदी खत्म होते होते। मतलब जब ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ भारत में अपनी आजादी की लड़ाई अपनी एक चरम सीमा पर थी। इससे पहले ब्रिटिशों को 1857 के रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ये बात बखूबी जान ली थी कि अगर हिंदुस्तानियों पर राज करना है तो इन लोगों में फूट डालनी होगी। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के कबीलों को भड़काना शुरू कर दिया। इसी बीच साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने मुस्लिम लीग को, यानी कि मुस्लिम के कुछ ऐसे लीडर्स थे जो बाद में जाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले थे, उसी लीडर्स को भड़काना शुरू कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को प्रोत्साहन देती है और हिंदुओं को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई ऐसे लीडर्स थे जो कि अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी बीच 1 अक्टूबर 1906 में शिमला में हुए मुस्लिम लीडर्स के अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग की एक आधिकारिक तौर पर नींव रखी गई और 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इसी बीच साल गुजरता गया और मुस्लिम लीग ने एक नौजवान मुस्लिम को, जो कि पढ़े लिखे थे, उनको अपने लीग में शामिल करना शुरू कर दिया। इसी बीच साल 1907 में मुंबई में काम करते हुए एक नौजवान मुस्लिम वकील पर मुस्लिम लीग के लीडर्स की नजर पड़ी और उन्होंने उस वकील को अपने लीग में शामिल होने का ऑफर दे दिया। लेकिन उस वकील ने यह कहकर वो ऑफर ठुकरा दिया कि मैं पहले एक भारतीय हूं और फिर एक मुसलमान। उस वकील का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई साल 1892 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पूरी की। एक बड़ी लॉ कंपनी में काम करने का सपना जिन्ना को मुंबई से कराची ले गया। उस वक्त सेठ हरचंद राय कराची के एक नामी लॉ कंपनी के मालिक हुआ करते थे, लेकिन जिन्ना जितनी तनख्वाह मांग रहे थे उतनी देने के लिए सेठ हरचंद राय तैयार नहीं हुए। बात थी सिर्फ 100 रुपए की। उस वक्त 100 रुपए बहुत कीमती हुआ करते थे, लेकिन सेठ हरचंद राय एक नौसिखे वकील को इतनी तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं हुए। जिन्ना अपनी बात पे अड़े रहे और अगली सुबह उन्होंने मुंबई का रास्ता पकड़ लिया। मोहम्मद अली जिन्ना फिर एक बार मुंबई में आ गए। सपनों के शहर मुंबई में उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसी बीच प्रैक्टिस करते करते उनकी कई कांग्रेसी नेताओं से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और साल 1896 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जिन्ना को 1907 में लीग की तरफ से लीग में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त मैं फर्स्ट इंडियन ये कह करके वो ऑफर ठुकरा दिया। इसके बावजूद उनकी कई लीग के नेताओं से अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। इसके बाद साल गुजरते गया और
गुजरते सालों के बीच जिन्ना कांग्रेस में अपनी जड़ें फैला चुके थे। साल 1915 में साउथ अफ्रीका से अपनी कृष्णवर्णीय और ब्रिटिश के बीच की सत्याग्रह की अनोखी लड़ाई खत्म करके एक तूफान ने भारत में कदम रखा और उस तूफान का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। साल 1917 देश में चंपारण के अपने अनोखे सत्याग्रह के बाद गांधी जी का कद बढ़ने लगा। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के मार्ग से भी जीती जा सकती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। इससे पहले किसी भी जंग में दुनिया ने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया नहीं था और इसी के साथ गांधी युग की इस दुनिया में शुरुआत हो गई। 1918 आते आते कांग्रेस में गांधी जी का रुतबा बढ़ने लगा और इससे जिन्ना को गांधी जी से जलन होने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई कैसे जीती जा सकती है, इससे जिन्ना और गांधी जी के विचार अक्सर टकराने लगे। इसी बीच गहमा गहमी में जिन्ना ने कांग्रेस का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मुस्लिम लीग का दामन पकड़ लिया। इसके बाद के 10 साल बहुत अहम थे। इसके बाद के 10 सालों में मुस्लिम लीडर्स ने कई जगह जगह से देश के आए हुए युवकों को ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहाद के नाम पे भड़काना शुरू कर दिया। 1933 में मुस्लिम लीडर्स ने जगह जगह पे पर्चे बांटकर स्वतंत्र पाकिस्तान की हवा फैला दी। इसके बाद के 10 सालों में जिन्ना का कद मुस्लिम लीग में बहुत बढ़ता गया। जो जिन्ना पहले कहते थे कि मैं पहले एक भारतीय हूं और फिर एक मुसलमान, वो अब कहने लगे कि मैं पहले भी एक मुसलमान हूं और आखिरी दम तक मुसलमान बन के रहूंगा। कितनी ताजुब की बात है। जिस जिन्ना ने फर्स्ट इंडियन ये कह करके मुस्लिम लीग में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया था, उसी जिन्ना ने आज अपनी सत्ता की लालच में आकर देश को बांटने की गिरी हुई वकालत शुरू कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो शुरुआत से बहुत बड़े महत्वाकांक्षी थे, उन्हें अब सत्ता का लालच साफ साफ दिखने लगा। इसके बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कई कांग्रेसी नेताओं ने जिन्ना से फिर एक बार नई गठजोड़ की कोशिश की, लेकिन जिन्ना तो जिन्ना निकले। उन्होंने उस समय कांग्रेस को झटका दिया जिस समय उन्होंने सब देश के सामने टू नेशंस थ्योरी का प्रस्ताव रख दिया। टू नेशंस थ्योरी, ये वो थ्योरी थी जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को मजहब के नाम पे बांटा गया। ये वो थ्योरी थी जिससे एक माँ को अपने आंगन से दूसरे आंगन तक जाने के लिए मजहब के नाम पे परमिशन लेनी पड़ी। ये वो थ्योरी थी जिससे श्री राम और रहीम एक ही है, इस विचारधारा को तोड़ने का काम किया। ये वो थ्योरी थी जिससे लाखों हिंदुस्तानी बेघर हो गए। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के आजादी से पहले पाकिस्तान बनाना अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भारत की आजादी से कुछ भी मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करना था। उस वक्त भारत में दो सबसे बड़ी नेशनल पार्टियां हुआ करती थी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की सभी जातियों और धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी थी और दूसरी ओर लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों की पार्टी हुआ करती थी। मुस्लिम लीडर्स ने जब टू नेशंस थ्योरी का प्रस्ताव कांग्रेसी नेताओं के सामने रखा, तब कांग्रेस ने यह प्रस्ताव देखकर ही ठुकरा दिया। कांग्रेस किसी भी सूरत में भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस का मानना साफ साफ था, हमें स्वतंत्र भारत के साथ साथ एक संयुक्त भारत भी चाहिए जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके और भारत को एक विकास की ओर ले सके। लेकिन मुस्लिम लीग का ऐसा मानना नहीं था। इसी बीच साल गुजरते गया और 1946 में इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन पंचवर्ग के भारत में आ गया। इस कैबिनेट मिशन का काम था दोनों पार्टियों को किसी एक मत पे राजी करना, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के नेतृत्व में उस वक्त भारत की मुस्लिम जनता स्वतंत्र पाकिस्तान के मांग पे बहुत उग्र बन गई थी। देश में जगह जगह पे दंगे होने लगे थे। इसी बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता किसी भी बात पर चर्चा करने के लिए राजी भी नहीं हुए थे। दोनों अपनी अपनी बातें पे अड़े रहे। ये काम बहुत कठिन था। 3 हफ्तों तक कैबिनेट मिशन ने दोनों पार्टियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसका कोई भी एक नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार
16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक समझौता प्रस्ताव दोनों पार्टियों के सामने रखा। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने जो पहला प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव में दोनों पार्टियों की मांग को थोड़ा थोड़ा पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन इस प्रस्ताव में स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को साफ साफ ठुकरा दिया गया था। इस प्रस्ताव में रॉयल स्टेट छोड़कर देश के अन्य भागों को तीन तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए और बी में देश के जिन जिन भागों को पाकिस्तान में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, उन भागों को रखा गया, जैसे कि पाकिस्तान का आज का इलाका और वेस्ट पाकिस्तान, मतलब वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका, जो कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का एक प्रमुख केंद्र था और मुस्लिम बहुल संख्या उधर ज्यादा थी। ग्रुप सी में मद्रास, सेंट्रल इंडिया, यूपी, बिहार और ईस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा और बॉम्बे का कुछ हिस्सा, बॉम्बे मतलब उस वक्त का महाराष्ट्र का कुछ रीजन था, उसे बॉम्बे रीजन कहते थे, उस कुछ हिस्से को रखा गया। इस प्रस्ताव में ग्रुप ए, बी और सी के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होने वाली थी। उस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में राष्ट्रीय स्तर के विषय जैसे कि डिफेंस, डिप्लोमेसी और करेंसी के संबंधित कुछ अधिकार हुआ करते थे, लेकिन नेहरू ने ये पॉलिसी और इस प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा दिया, क्योंकि नेहरू का मानना ये था कि अगर किसी भी हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर हो गई तो राज्यों को अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी मनमानी करने का सीधा सीधा चांस मिल जाएगा। और नेहरू और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर लिया। इसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन ने दोनों पार्टियों के सामने दूसरा समझौता प्रस्ताव रखा। इस दूसरे प्रस्ताव में देश को दो टुकड़े में बांटने की बात रखी गई, हिंदू बहुल भाग और मुस्लिम बहुल भाग। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव देखकर स्वीकार कर लिया। उनका पॉलिटिकल एजेंडा अब पूरा होने वाला था, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को देखकर ही ठुकरा दिया, क्योंकि कांग्रेस किसी भी सूरत में देश के दो टुकड़े करने के लिए राजी नहीं हुई। इसी बीच दोनों पार्टियों के बीच में एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कैबिनेट मिशन ने अब सख्त कदम अपनाना तय कर लिया था। उस वक्त कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इसलिए वाइसरॉय वेबर ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सख्त आदेश दे दिए। फिर भी कांग्रेस सरकार बनाने से इनकार कर देती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के खिलाफ कोई मजबूत कदम उठा सकते थे। इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सभी नेताओं ने सोच विचार करके सरकार बनाने के लिए हाँ कर दी। कांग्रेस की सरकार बनते देख मुस्लिम लीग बौखला गई, वो खुद को आउटवर्ड महसूस करने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस और कैबिनेट मिशन ने मिलकर हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, और इसी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर एक बार स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को जोर से शुरू कर दिया। इसी मांग को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई के अपने जिन्ना हाउस से सभी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और देश के सभी मुस्लिम लोगों को 16 अगस्त 1946 के दिन डायरेक्ट एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया, जिसका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस और खास करके कैबिनेट मिशन को ये दिखाना कि हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका उद्देश्य खास करके हिंदुओं और कांग्रेस से बदला लेना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह तक कहा था कि हमें लीगल तरीके से पाकिस्तान नहीं मिला तो क्या हुआ, हम पाकिस्तान की मांग को लेकर इतने डटे हुए हैं कि हम इल्लीगल तरीका अपनाने में जरा से भी नहीं हिचकिचाएंगे, और हम अपने हाथ के हथियार तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी होकर हमारा स्वतंत्र पाकिस्तान एक हमारे आंखों के सामने उसका नक्शा ना आ जाए और हमारा स्वतंत्र पाकिस्तान लीगल तरीके से बन ना जाए। डायरेक्ट एक्शन डे एक ऐसा हादसा जिसका सिलसिला मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। मौत के बाद से जो शुरू होता है, कायदे से उस गम का नाम है डायरेक्ट एक्शन डे। जिंदगी जहां से एक नई कातिल रास्ते पे चली जाए, कायदे से उस मोड़ का नाम है डायरेक्ट एक्शन डे। इंसान को इंसान होने पे जिस दिन शर्म आए, कायदे से उस दिन या फिर उस मंजिल का नाम है डायरेक्ट एक्शन डे। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो हमारे सेक्युलर इंडिया के इतिहास के पन्नों में कई साल दफन हो गया। द स्टार ऑफ इंडिया, उस समय ये कलकत्ता का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर हुआ करता था, जिसका मालिकाना हक कायदे से एक मुस्लिम एमएलए के पास था। इस
स्टार ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे होना था उसका सब प्लान छापा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डायरेक्ट एक्शन डे के मूवमेंट में जुड़ पाए। उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी हुआ करते थे। वो एक तरीके से मुस्लिम लीग के पैदे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर उन्होंने 16 अगस्त 1946 के दिन सभी कर्मचारियों को, खास करके कलकत्ता के सभी पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया था ताकि उनकी डायरेक्ट एक्शन डे में कोई भी बाधा ना आ सके। हालांकि एक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद सोहरावर्दी देश के और खास करके कलकत्ता के सभी मुसलमानों को भड़काने में सबसे आगे हुआ करते थे। आखिरकार वो दिन आ गया, 16 अगस्त। उस दिन कलकत्ता में सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुबह से काफी माहौल टेंस था। जगह जगह पर दुकानदारों ने डर डर कर अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी, लेकिन 9 साढ़े 9 बजते ही मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती दुकानें बंद करना शुरू कर दी और जगह जगह पर दुकानदारों को पीटना और उनकी दुकानों पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी गई। मुस्लिम लीग ने कलकत्ता के हर मस्जिद में अपने 3-3 आदमी लगा रखे थे ताकि जब जब लोग अपनी नमाज अदा करने के लिए आए तब तब उन्हें दंगा करने के लिए भड़काया जाए। कलकत्ता के रजा बाजार, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड और बुरा बाजार, इन इलाकों में इस दंगाइयों का सबसे ज्यादा असर था क्योंकि ये इलाके प्रमुख हिंदू बहुल इलाके थे। हालांकि मुस्लिम लीग का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल करके उनका अंजाम पूरा कर सके। ओरिजिनल प्रोग्राम के हिसाब से सभी मुसलमानों को जुलूस निकालते हुए 12 बजे तक और श्लोनी मोमेंट पहुंचना था और श्लोनी मोमेंट को अभी शहीद मीनार भी कहा जाता है। और कॉलोनी मोमेंट पर सभी मुसलमान 12 बजे तक अपने अपने हथियार लेकर पहुंचे। द स्टार ऑफ इंडिया के हिसाब से और कॉलोनी मोमेंट पर तब करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर ख्वाजा नजीमुद्दीन और सोहरावर्दी के भड़काऊ स्पीचेस की वजह से आग में घी डालने का काम कर दिया और इसी के साथ कम्युनल राइट्स शुरू हो गए। कलकत्ता के रास्ते पर हिंदुओं की लाशें बिछना शुरू हो गई। अगले 72 घंटों में करीब 20,000 हिंदुओं की हत्या हो गई। उनकी औरतों का उनकी परिजनों के सामने बलात्कार करके लीग के लोगों ने अपनी नामर्दंगी दिखाई। कलकत्ता पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका था। इसके बाद 3 दिन तक लगातार पूरा कलकत्ता जलता रहा। लाखों लोग बेघर हो गए। खून की नदियां बहना क्या होता है, शायद उस दिन कलकत्ता ने बखूबी जान लिया था। 17 अगस्त 1946 को केशोराम कॉटन मिल में काम करने वाले 300 निहत्थे मजदूरों को अपने घर से बाहर निकालकर काटा गया। मौत का ऐसा मंजर भारत के इतिहास में पहली बार ही देखा होगा। जिहाद के नाम पे भड़के हुए मुसलमानों को अपने इस नापाक हरकत से पाकिस्तान बनने का सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। वो सब कांग्रेसी और हिंदुस्तानियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे थे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि जिस देश ने, कांग्रेस ने और इस हिंदुस्तानियों ने जिन्ना को नकारा था, उसी देश ने, हिंदुस्तान ने और कांग्रेस ने अबुल कलाम आजाद जैसे नेता को खुले दिल से अपनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना की एक जिद की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और लाखों लोग बेघर हो गए। जिहाद के नाम पे भड़के हुए मुसलमानों को शायद ये नहीं पता होगा कि जिहाद का मतलब दंगे करना और निर्दोष लोगों की जान लेना नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ लड़ना होता है। इसके बाद की कहानी मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए वंदे मातरम।